एक घर जो महल से कम नहीं, और दूसरा घर जहां रोशनी भी सिर्फ उन्हीं जगहों तक जाती है जहां जिंदगी की उम्मीदें नहीं होती। ये कहानी है दो फैमिली की। एक फैमिली जिसके पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, लग्जरी, और दूसरी फैमिली जिनकी जिंदगी एक बेसमेंट के अंधेरों में छुपी हुई है और हर दिन सिर्फ सर्वाइवल का एक नया तरीका ढूंढना पड़ता है। मूवी का नाम है पैरासाइट, लेकिन असल में परजीवी कौन है, जो घर के नीचे छुपकर जीता है या वो जो उन्हें वहां तक ले जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरे, सीलन भरे बेसमेंट से, जहां एक छोटा सा परिवार अपनी टूटी हुई जिंदगी के साथ उम्मीद के धागों में उलझा हुआ है। कीतेक एक थका हारा बाप जिसने जिंदगी की लड़ाई लगभग छोड़ दी है। चुंगसुक उसकी बीवी, बाहर से तेज, अंदर से टूटी हुई। कीजुंग चालाक, तेज तर्रार, लेकिन अपनी हालत से नफरत करने वाली। कीवू घर का बेटा जिसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उनका घर कम, जमीन के नीचे एक अंधेरा सा पिंजरा ज्यादा लगता है, जहां वॉशरूम की खिड़की से बाहर की दुनिया की झलक मिलती है, लेकिन सिर्फ झलक। दिन में ये लोग पिज्जा के डिब्बे मोड़कर कुछ पैसे जोड़ते हैं और रात को किसी पड़ोसी के वाईफाई सिग्नल को पकड़ने के लिए मोबाइल छत की तरफ हवा में उठाकर एक अजीब सी कोशिश करते हैं, जैसे जिंदगी को पकड़ने की आखिरी कोशिश हो। इनके लिए हर दिन एक जंग है, हर रात एक और हार। लेकिन फिर एक दिन दरवाजा खटखटाता है और कहानी करवट लेती है। काईवू का दोस्त मिन आता है सूट बूट में, चेहरे पर चमक और हाथ में एक पत्थर। ये मेरे दादाजी की तरफ से है, वो कहता है। जिसके पास ये पत्थर होता है उसकी किस्मत बदल जाती है, पैसा, इज्जत, सुकून, सब कुछ। कीवू हंस देता है। क्या कोई पत्थर किस्मत बदलता है? लेकिन क्या पता, कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हम हंसते हैं। मिन उसे एक ऑफर देता है, मैं बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ और मैं जिस अमीर घर की लड़की को इंग्लिश पढ़ाता हूँ वहां तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ। कीवू डरता है, मेरे पास तो कोई असली डिग्री भी नहीं है। मीन मुस्कुराता है, फेक बना लो, तुम्हारी बहन ग्राफिक डिजाइनर है ना। कीवू की फेक डिग्री तैयार हो जाती है और अब वो जा रहा है एक ऐसी दुनिया की तरफ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पाक फैमिली का घर कोई आम घर नहीं था, एक आलीशान सपनों जैसा बंगला जहां की हर चीज में लग्जरी और परफेक्शन टपकती थी। जैसे ही काईवू उस बड़े से गेट को पार करता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। वो इंटरव्यू देता है और अपनी बातों से मिसेस पार्क को इम्प्रेस कर देता है। उनकी बेटी दा हाई को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देता है। पहली ही क्लास में डे हाई भी उससे कनेक्ट करने लगती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि घर का छोटा बेटा दासोंग आर्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शरारती है और अब तक कोई भी आर्ट टीचर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। यहीं से शुरू होती है उसकी अगली चाल। कीवू अपनी बहन कीजुंग को रिकमेंड करता है, लेकिन बताता है कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी कजिन है, और नाम बताता है जेसिका। जेसिका एकदम प्रोफेशनल अंदाज में आती है, आर्ट थेरेपी की डीप बातें करती है, साइकोलॉजी के जिक्र में डासोंग की माँ को इम्प्रेस कर देती है। पाक फैमिली को उसकी बातें इतनी क्लासी और इंटेलेक्चुअल लगती हैं कि वो उसे बिना किसी शक के हायर कर लेते हैं। अब ये दोनों भाई बहन एक स्ट्रेंजर आइडेंटिटी के साथ पाक फैमिली के अंदर दाखिल हो चुके हैं, बिना किसी शक के, बिना किसी सच्चाई के। मगर एक बात तो तय थी, गेम अब शुरू हो चुका था। जेसिका यानी कीजुंग अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है। वो डासोंग को आर्ट सिखाने नहीं बल्कि आर्ट थेरेपी के नाम पर उसे मेंटली डायग्नोज करने आई है। उसकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मिसेस पार्क को लगता है वो कोई हार्वर्ड ट्रेंड एक्सपर्ट है। ये सब प्लान का हिस्सा था, हर कदम सोच समझकर रखा गया था। अब तक पार्क फैमिली को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस इंग्लिश ट्यूटर को उन्होंने रखा उसकी बहन अब आर्ट थेरेपिस्ट बन चुकी है, और दोनों का असली कनेक्शन उनके लिए एक अदृश्य परजीवी, इनविजिबल पैरासाइट की तरह था। फिर आता है अगला टारगेट, घर का ड्राइवर। जेसिका एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेलती है। वो जानबूझकर अपना अंडरवियर कार की सीट के नीचे छोड़ देती है। मिसेस पार्क को लगता है कि ड्राइवर और जेसिका के बीच कुछ चल रहा था और ड्राइवर को तुरंत निकाल दिया जाता है। फिर जेसिका सजेस्ट करती है, मुझे एक ट्रस्टवर्दी ड्राइवर चाहिए, मेरे अंकल एकदम भरोसेमंद हैं। और यहाँ एंट्री होती है कीताई की, कीवू के पिता की, एक ड्राइवर के रोल में, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाकर। अब तक पार्क फैमिली में घुस चुके थे 3 फेक प्रोफेशनल्स की, वो इंग्लिश ट्यूटर, कीजुंग आर्ट थेरेपिस्ट की, ताएक ड्राइवर बस एक पोजीशन बची थी मेड, और उसके लिए कीवू की माँ चुंगसुक तैयार थी। लेकिन असली मेड मूनग्वांग को हटाना इतना आसान नहीं था। वो इस घर में पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसे इस घर का हर कोना, हर राज मालूम था। लेकिन असली मेड मूनग्वांग को हटाना इतना आसान नहीं था। वो इस घर में पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उसे इस घर का हर कोना, हर राज मालूम था। लेकिन चाल चली गई थी। जेसिका को पता था मूनग्वांग को पीच एलर्जी है, और एलर्जी भी ऐसी कि उसकी स्किन छूते ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बस फिर क्या, कीजुंग ने थोड़े से पीच फर्ज को टिश्यू में रखा और जैसे ही मूनग्वांग घर में आई, धीरे से उसे उसकी गर्दन पर झाड़ दिया। वो खांसने लगी, तेजी से,
तकलीफ में। मिसेस पार्क घबरा गई और अगला स्टेप, कीतेक ने एक फोटो ली हॉस्पिटल में जहां मून ग्वांग चेकअप करवा रही थी। फिर उसने मिसेस पार्क को बताया, माम, मुझे लगता है आपकी मेड को टीबी है, मैंने उसे कुछ बात करते सुना भी है। मिसेस पार्क और ज्यादा डर गई। फिर आया फाइनल ड्रामा, नकली खून से भरा टिश्यू जो उसने डस्टबिन में फेंका। मिसेस पार्क ने जब वो देखा, मून ग्वांग की छुट्टी हो गई। अब जेसिका ने सजेस्ट किया, मेरी एक आंटी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है हाउसकीपिंग में, और इस तरह चुंग सुक यानी की वू की माँ बन गई पार्क मैंशन की नई मेड। अब चारों फैमिली मेंबर्स पार्क घर के अंदर थे। की वू इंग्लिश ट्यूटर, की जुंग आर्ट थेरेपिस्ट, की तैक ड्राइवर, चुंग सुक मेड, बिना किसी को बताए कि वो एक ही फैमिली है। पार्क फैमिली को लगा ये लोग स्ट्रेंजर्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए प्रोफेशनल्स। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। एक दिन पार्क फैमिली पिकनिक पर निकलती है। डासोंग का जन्मदिन है, मौसम बढ़िया है और बाहर घूमने का मूड एकदम परफेक्ट। घर की जिम्मेदारी बस एक इंसान के हाथ में, चुंग सूक नई मेड। जैसे ही कार बाहर निकलती है, बाकी तीनों की वू, की जुंग और की ताइक घर के अंदर घुस जाते हैं। अब लग्जरी मोड ऑन, नरम सोफे पर पैर पसार कर बैठना, महंगे गिलासों में व्हिस्की घोलना और एक अजीब सी राहत, मानो सपनों की दुनिया में आ गए हों। ये घर हमारा हो सकता है, कीवू धीरे से कहता है, उसकी आंखों में एक नई चमक। कीजुंग ठहाका मारती है, बस एक शादी की देर है, दा हाय से शादी कर लो, फिर देखो ये घर सच में अपना हो जाएगा। लेकिन तभी डोरबेल बजती है, तीनों ठिठक जाते हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खुलता है और सामने मून ग्वांग खड़ी होती है, वही पुरानी मेड जिसे उन्होंने खुद प्लानिंग से बाहर करवाया था। मून ग्वांग हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे बस एक छोटा सा काम है, बेसमेंट में मेरा कुछ सामान रह गया है, क्या मैं ले सकती हूँ? चुंग सुक थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन दरवाजा खोल देती है। मून ग्वांग सीधे किचन की तरफ बढ़ती है, एक कोने में जाकर एक सीक्रेट पैनल को धक्का देती है और तभी एक हिडन पैसेज खुलता है। बेसमेंट के अंदर एक और बेसमेंट, एक छुपी हुई दुनिया, अंधेरा, दमघोंटू, और वहां मून ग्वांग का पति छुपा हुआ था पूरे 4.5 साल से। लेकिन क्यों? वो एक लोन शार्क से भाग रहा था। जिंदा रहने के लिए वो इस बंकर में छिप गया था। मून ग्वांग उसे चोरी छिपे खाना पहुंचाती थी ताकि वो जिंदा रह सके। चुंगसुक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये झटका सिर्फ उसे नहीं लगा था। पीछे से की वू, की जुंग और की ताइक सीढ़ियों पर खड़े ये सब देख रहे थे, हक्का बक्का। और तभी मून ग्वांग की नजर उन पर पड़ जाती है। राज खुल चुका था। वो झट से अपना फोन निकालती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। की वू की आवाज कांपती है, पापा संभल के, बस। और यहीं से गेम ओवर। मून ग्वांग सब समझ चुकी थी, ये सब एक ही परिवार है, एक परजीवी परिवार जो पार्क फैमिली के सिस्टम को हैक कर रहा था। वो चिल्लाई, मैं ये वीडियो मैडम को भेज दूंगी, और टेंशन अगले लेवल पर चली गई। लेकिन तभी ट्विस्ट, जेसिका फटाफट रिएक्ट करती है। मून ग्वांग पर पीच फंस एलर्जी वाली चीज उड़ा देती है। वो खांसने लगती है, दम घुटने लगता है और तभी फोन छीना जाता है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मारपीट शुरू, एक तरफ मून ग्वांग और उसका पति, दूसरी तरफ की वू, की जुंग, की ताइक और चुंगसुक। सीक्रेट बंकर अब जंग का मैदान बन चुका था। और तभी फोन बजता है, मिसेस पार्क का कॉल, हम पिकनिक से लौट रहे हैं, 8 मिनट में घर पहुंचेंगे, प्लीज रेमन रेडी रखना, बस। और यहीं से पैनिक मोड ऑन। 8 मिनट। मून ग्वांग और उसके पति को जबरदस्ती नीचे धकेला गया, बंकर लॉक कर दिया गया। लिविंग रूम चकाचक साफ, व्हिस्की के ग्लास डस्टबिन में, सोफे और कुशन सही जगह पर। ठीक 8 मिनट बाद पार्क फैमिली घर में एंटर करती है। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा उन्होंने छोड़ा था। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनके सुनियोजित परफेक्ट दिखने वाले घर के ठीक नीचे एक अराजक खतरनाक दुनिया छुपी हुई थी। पार्क फैमिली, किम फैमिली, की ताइक, की वू, की जुंग डाइनिंग टेबल के नीचे छुपे बैठे हैं, बिल्कुल बेआवाज, बिल्कुल सहमे हुए। उधर पार्क कपल आराम से सोफे पर बैठे बातें कर रहे हैं। और तभी मिस्टर पार्क बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है, तुमने नोटिस किया, इस ड्राइवर से एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे पुरानी गली या गटर से। उस एक लाइन में सब कुछ थम जाता है। कीतेक, जो अब तक सब कुछ सहता आया था, उसकी आंखों में कुछ बदलता है। वो स्मेल जो अब तक सिर्फ एक मजाक थी, अब इंसल्ट बन चुकी। की वू, कीतेक और की जुंग अपने घर वापस आते हैं, लेकिन वहां घर जैसा कुछ नहीं बचा था। पूरा बेसमेंट पानी में डूबा हुआ है, दीवारों से गंदा पानी टपक रहा है, फर्श कीचड़ से सना हुआ है और टॉयलेट का पानी उलट चुका है। हर सांस में नमी है, हर कोने में बर्बादी। कीवू की किताबें, कीजुंग की कलाकारी और उनका पुराना फटा टीवी सब कीचड़ में डूब चुके हैं। कीतेक कुछ नहीं कहता, वो बस एक टूटी सी लाइट को देखता रहता है, जैसे उसमें अपनी हारी हुई जिंदगी ढूंढ रहा हो। कीवू हाथ में वो पत्थर उठाता है जो कभी किस्मत बदलने का वादा लेकर आया था। अब वो पत्थर उम्मीद नहीं, बोझ बन चुका है रात,
जो कभी खत्म नहीं हुई रात में तीनों एक कम्युनिटी हॉल में रुकते हैं, जहां दूसरी बेघर फैमिलीज भी कार्डबोर्ड के नीचे पड़े हैं, भीगे कपड़े, गीले कंबल और गले में फंसी खामोशी। कीवू अपने पापा से पूछता है, पापा हमारे पास अब क्या प्लान है? कीतेक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, बेस्ट प्लान। कोई प्लान ना होना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब कोई प्लान नहीं होता तब कुछ गलत नहीं होता। ये लाइन एक जवाब नहीं थी, ये थकावट का इकरार था, जहां चमक के नीचे अंधेरा छुपा था। अगले दिन पार्क फैमिली अपने बेटे दासोंग का बर्थडे मनाने के लिए एक शानदार गार्डन पार्टी रखती है। बच्चों के लिए मैजिक शो, बड़ों के लिए जैज बैंड और वाइन। हर कोने में रौनक है। दासोंग एक नन्हा सुपर हीरो बना हुआ है और लोग हंसते खेलते, तस्वीरें खींचते, केक काटते दिखते हैं। लेकिन उसी पार्टी में किम फैमिली के चारों लोग फिर से नौकर बन चुके हैं। कीजुंग फ्रूट सजा रही है, चुंगसुक बीबीक्यू संभाल रही है, कीतेक मेहमानों की गाड़ियां पार्क कर रहा है और कीवू ऊपर अपने दिल की उलझनों को सुलझाने जा रहा है। कीवू और दाहाई, एक अधूरा सपना। कीवू दाहाई के पास बैठता है, वही लड़की जिससे वो करीब आता जा रहा था। वो पूछता है, तुम्हें लगता है मैं भी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन सकता हूँ? दाहाई सिर हिला देती है मुस्कुराते हुए, हाँ कहती है। लेकिन कीवू जानता है उसके लिए ये सिर्फ एक कहानी है, एक झूठा यकीन, क्योंकि असलियत में वो लोग जो बेसमेंट में रहते हैं उनका कोई हिस्सा नहीं होता इस चमकती दुनिया में। उनका प्यार भी किराए का है और उनका वजूद भी। फिर हम देखते हैं कि कीवू उस चट्टान का टुकड़ा लेकर टनल में उतरता है। इरादा साफ है, उन दोनों का हमेशा के लिए हिसाब खत्म कर देना, क्योंकि अगर वो जिंदा रहे तो इन चारों की बनाई गई ये नकली दुनिया एक झटके में बिखर सकती है। लेकिन टनल में बिरजू पहले से आजाद हो चुका है, अपनी बीवी की मौत से टूट चुका है, पागल हो गया है। जैसे ही वो कीवू को देखता है उस पर हमला कर देता है। कीवू किसी तरह जान बचाकर ऊपर भागता है, लेकिन बिरजू पीछा करता है और उसी चट्टान से उसके सिर पर वार करता है। रक्त बहता है और कैओस शुरू होता है। बिरजू अब एक बड़े चाकू के साथ बाहर निकलता है, जहां बर्थडे पार्टी चल रही होती है। जेसिका जो केक लेकर दासोंग की ओर जा रही थी, उस पर चाकू से हमला करता है। चुंगसुक यानी उसकी माँ उसे बचाने दौड़ती है और बिरजू से भिड़ जाती है। बहुत स्ट्रगल के बाद वो उसे मार देती है। ये सब कुछ कीतेक देख रहा होता है, दूर से, चुपचाप। तभी कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। मिस्टर पार्क अपने बेहोश बेटे को लेकर चाबी उठाने आता है, लेकिन बिरजू की लाश से उठती बदबू उसे परेशान करती है। वो नाक पर रूमाल रखकर चाबी उठाता है। कीताइक के लिए ये एक अपमान था। वो खुद भी उसी बदबू से जुड़ा है, उसी बदबू से जिसे ये अमीर लोग नाक पर हाथ रखकर इग्नोर करते हैं। और तभी गुस्से में आकर वो मिस्टर पार्क को चाकू घोंप देता है। एक झटके में सब खत्म हो जाता है। पार्क परिवार उजड़ जाता है और किम परिवार बिखर जाता है। कुछ दिन बाद जब कीवू होश में आता है, वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसकी मानसिक हालत स्थिर नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बेहतर हो रही होती है। कोर्ट उसे और उसकी माँ को प्रोबेशन पर छोड़ देती है। उसे अब पता चलता है कि उसकी बहन जेसिका मर चुकी है और उसके पापा कीतेक कहीं गुम है। मगर अंदर ही अंदर वो जानता है उसका बाप जिंदा है। सर्दियों की एक रात कीवू उस घर के सामने खड़ा होता है, वही महल जैसा घर जो अब किसी जर्मन फैमिली का है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस लाइट पर जो बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। वो समझ जाता है ये मॉर्स कोड है। उसके पिता कीतेक अब भी उसी टनल में छिपा हुआ है। कीटेक हर रात एक ही उम्मीद में सिग्नल भेजता है कि कभी तो उसका बेटा उसे देखेगा, समझेगा और किसी दिन वो उसे वहां से निकालकर ऊपर की दुनिया में ले जाएगा। कीवू अब बस एक ही सपना देखता है, पैसे कमाना, वो घर खरीदना और अपने पापा को वापस रोशनी में लाना। वो सब कुछ प्लान करता है, करियर, फ्यूचर, पैसा और एक नई जिंदगी। लेकिन फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं कीवू अब भी उसी बेसमेंट में बैठा है, उसी अंधेरे में, उसी उम्मीद के साथ। वो सब इमेजिनेशन था और शायद कभी हकीकत बने, शायद नहीं। और यही है पैरासिट की असली कहानी, एक ऐसी दुनिया जहां अमीरी गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। डायरेक्टर ने सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी का एक्सरे दिखाया है। कीताइक और उसका परिवार एक पैरासाइट नहीं थे, वो तो सिस्टम के अंदर के उस अंधेरे को बेनकाब करने वाले लोग थे। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर मूवी पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली धमाकेदार मूवी में।